दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। एक तवील मुद्दत के बाद फिर मैं आपसे जुड़ा हूँ। आज दिन शुक्रवार का है, 26 तारीख है, महीना मार्च का है। और दोस्तों हम एक बार फिर से डिप्लोमेसी पर बात करने वाले हैं। जब से मैं आपसे कटा हूँ मेरे ख्याल से सबसे भारी बदलाव आ चुके हैं कूटनीति में, दुनिया की नीतियों में, युद्ध नीति में और आर्थिक नीतियों में। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा सभी पर बात करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं मेरे ख्याल से सऊदी अरब पर जो हौसियों द्वारा मिसाइल हमला किया गया है उस पर बात करेंगे। जो रशिया के अंदर, मास्को के अंदर तालिबान को लेकर मीटिंग हुई थी उस पर बात करेंगे। भारत को उसमें शामिल नहीं किया गया, इसके असरात क्या होंगे इस पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में से 1 मई को अमेरिकी सेनाओं को निकलना था, अगर वो निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी और इस पर क्या असरात होने वाले हैं इस पर भी बात करेंगे। और तुर्की, रशिया, चाइना ने मिलकर डॉलर को नीचे गिराने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को यूरेशिया में कनेक्ट करके किस तरीके से ऊपर ले जाने की कवायद की जा रही है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब के उस पोर्ट पर हम बात कर रहे हैं जहां से सऊदी अरब के मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थों को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां उसकी पैकिंग, डिलीवरिंग बहुत कुछ की जाती है। यहीं पर एक इसको कारोबारी तो नज़रिए से देखें तो सऊदी अरब के लिए इस जगह का काफ़ी अहमियत है। और यहाँ पर हौसियों ने मिज़ाइलों से हमला किया है, जो मिज़ाइल इनको ईरान बना कर देता है। ये जग जाहिर है, इसमें कुछ लुकी छुपी बात नहीं है। यानी कि इजरायली जो, माफ़ कीजिएगा, जो ईरानी मिज़ाइल है वो काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। चूँकि अमेरिका डिफेंस सिस्टम ने मेरे ख़्याल से 7-8 मिसाइलों को तो रोक दिया है, मगर कई हमलों को नहीं रोक पाया है। इसका मतलब जो ईरानी मिसाइल हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत जो इजरायली और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। ईरान के मिसाइल हौसियों के पास हैं और ईरान हालांकि कहीं और मिल्शिया को अपने मिसाइल देता है, जो कि जग जाहिर है बड़ी तादाद में। तो यहाँ पर चाइना की या खुद की मदद से काफ़ी बड़े उन्नत हथियार जो है ईरान इस वक्त बना रहा है। यानी इसको दूसरे नज़रिए से अगर हम देख लें तो ये समझा जा सकता है कि ईरान के जो हथियार हैं वो सऊदी नीति पर अच्छा खासा हमला कर रहे हैं। और अगर सऊदी अरब को बने रहना है तो ईरान के बंदोबस्त उसको करने का कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ दूसरी तरफ ये भी आप समझ लीजिएगा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु नीति के चलते वापस इस पर लौटना चाहता है। उम्मीद ये है कि लौट भी जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में बड़े डॉलर्स को जो है अगले 20 साल में इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान चाइना ने ईरान के अंदर बनाया था, उससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट लेगा ईरान अमेरिकी यूरोपियन लॉबी में। और यहाँ पर चूँकि इजराइल के साथ भी वो अंडर द इसको पशे पर्दा आप मान लीजिएगा कि उस तरह के जो कनेक्शंस हैं। क्योंकि यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मानना ये है दोस्तों कि वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, हालात जैसे जैसे बदलते जाएंगे, हम लोगों को ये भी देखना होगा कि डील ऑफ सेंचुरी पर दुनिया लौटने पर शायद मजबूर हो जाएगी। बहुत सारी बदलाव आने वाले हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम ये देख लें कि सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि वह हौसियों के साथ जंगबंदी करता है और जंगबंदी का ऐलान भी किया था। उसके बावजूद हौसियों की तरफ से मिसाइल दाग दिए गए हैं। इसका मतलब हौसियों के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। ईरान उनके साथ खड़ा है और वो सऊदी को मिटाने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी वो मिटे ना मिटे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर एक युद्ध विराम के बाद ईरान के ज़रिए जो है हौसियों के ज़रिए ईरान अपनी ताकत, मिसाइली ताकत दिखा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और मैं लुकी छुपी बातें करता भी नहीं हूँ। जो होता है सच ही बोलता हूँ। तो अलबत्ता तुम्हारा अपना नज़रिया क्या होता है वो तुम जानो, तुम्हारा काम है। अलबत्ता यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब ये बहस का मौजू हो सकता है कि हौसी सही है कि सऊदी सही है, कि कौन गलत है कौन सही है। ये पूरे खित्ते में युद्ध के हवाले है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अभी मैं उन सब पर नहीं जा रहा हूँ। सीधी बात है कि ईरान और सऊदी प्रॉक्सी वार के ज़रिए आमने सामने हैं।
इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ अभी अगर ईरान और सऊदी अरब की किसी के ज़रिए बैठक करके कहीं एक पटरी पर लाने की कवायद का कोई सपना देख रहा हो तो मुझे वो सिर्फ कोरा सपना नज़र आता है, क्योंकि शायद ईरान अपने मौके पर जो है वो अटल है। सऊदी अरब चूँकि बहुत फंस चुका है इसलिए अपने मौक़िफ़ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सऊदी अरब अपने मौक़िफ़ से इसलिए फिसलता हुआ नज़र आ रहा है कि ट्रंप की भी अपनी कवायद रही है। अब जो बाइडन का जो मौजू है वो भी उन्होंने देखा है कि बिन सलमान को लेकर जिस तरीके से खाशोगी को लेकर उन्होंने वाजे कर दिया अपना मौक़िफ़, यानी कि सऊदी अरब के ऊपर भारी दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी तरीके से उसको लाया जाए अंदर, क्योंकि वो हथियारों का बहुत बड़ा बायर रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर होने के बाद हौशी बागियों के जो मिसाइल हैं वो उनको भी रोक नहीं पा रहा। आरामको पर हमला हुआ है, अब ये नया हमला किया जा रहा है। एक तरफा युद्ध बंदी कर दी गई कि सीज़फायर की घोषणा करने के बावजूद भी सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ कुछ और चल रहा है, नया चल रहा है। क्या होने वाला है इसे तो वक्त बताएगा। अंदेशे जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक नहीं हैं, चूँकि एक तरफ ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता है अमेरिका, दूसरी तरफ सऊदी अरब को दबाव में लाना चाहता है। मगर यहाँ अगर सऊदी अरब इसको झटकने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के हथियारों से तो नहीं हुआ है, अब अगर चाइना और रशिया की मदद लेता है या फिर तुर्की की शरण में चला जाता है तो फिर ये मान लीजिएगा कि यकीनी तौर पर यहाँ हालात बदल सकते हैं। और जो ईरान के मिसाइल हैं वो इतने भी मजबूत नहीं हैं जिनको जो पार कर जाएंगे, मेरे ख्याल से बीट कर जाएं रशियन या चाइनीज़ हथियारों को, वो इस लायक नहीं है। मेरे ख्याल से फिर वो ईरान को काफ़ी भारी पड़ सकता है, ऐसा मुझे नज़र आता है। मगर सऊदी अरब नहीं जा पाएगा अभी, क्योंकि यहाँ सऊदी राजकुमारों के, सऊदी घरानों के, सऊदी के बहुत सारे स्टेक, उन्होंने तो जिस दिन से सऊदी वजूद में आया था अमेरिका से कभी अलग होने की, दूसरी नीति अपनाने की सोची तक नहीं है। यानी कि वो आज भी ये मानते हैं कि अमेरिका के साथ वो स्टेक होल्डर बने रहें और धीरे धीरे इजराइल के साथ संबंध सुधरें, और किसी तरीके से अगर डील ऑफ सेंचुरी पर बात बन जाती है तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि अगर फ़लस्तीनी भी मान जाए तो इस खित्ते में अमन होने के बाद फिर जो लड़ाई है मेरे ख्याल से वो ख़त्म नहीं होती है। मुझे लगता है कि ईरान और सऊदी के बीच में और खुलकर सामने आ जाती है। डील ऑफ सेंचुरी पर हो सकता है फ़लस्तीनी मान जाए, मगर ईरान जो है वो यहाँ पर सऊदी मुखालफत छोड़ेगा ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता है मुझे, मेरे कैलकुलेशन में कहीं से नहीं बैठता है। आज हौशी के हमले ने वाज़े कर दिया है कि ईरान के हौशियों के ज़रिए या सीरिया के ज़रिए या फिर दूसरे ममालिक के ज़रिए उनके इरादे क्या है, साफ़ है, स्पष्ट है। आज मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इस खित्ते में अभी फ़िलहाल ईरान अमन नहीं चाहता है, अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। इसके पीछे और क्या प्लान है ये मैं नहीं जानता हूँ। अलबत्ता हम थोड़ा सा आ जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अगर सऊदी अरब की तरफ इस तरह के हमले जारी रखवाए जाते हैं और सीज़ फायर को ख़त्म करके बातचीत के टेबल पर नहीं आने का इरादा होता है तो फिर मैं ये मानता हूँ कि ईरान जो है अमेरिका को, क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है, पूरी तरह से पाकिस्तान ने मना किया है कि अफ़गानिस्तान में वो सपोर्ट नहीं करेगा तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों को, अमेरिका को और नाटो को, उन इत्तेहादियों को मना कर देगा। ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर ईरान जो है एक अच्छा साथी अमेरिका का साबित हो सकता है अफ़गानिस्तान को तबाह करने के लिए। मुझे लगता है कि ईरान एक बेहतरीन साथी जो है वो साबित हो सकता है। एक चीज़ अमेरिका का, दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं ये कि तालिबान को जब रशिया में बुलाया गया था तो मास्को के अंदर यहाँ पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, चाइना भी था और अरब देश भी थे। भारत को यहाँ नहीं बुलाया गया, जबकि भारत का बहुत बड़ा स्टेक अफ़गानिस्तान में है और वो अभी उसको इतनी आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता राम माधव की तरफ से एक बयान ज़रूर आया है, उस बयान को भी संजीदगी से समझने की ज़रूरत है, जहां राम माधव ने कहा है कि हम अच्छे और बुरे तालिबान में फ़र्क नहीं कर सकते। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा मौक़िफ़, अगर तालिबान वहाँ सत्ता में आते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, ऐसा इरादा हमारा नहीं लगता। तो इसका मतलब साफ है कि जो अमेरिका का
फॉरेन मिनिस्टर भारत आया था और उसने जिस तरीके की बातें यहाँ पर मेरे ख्याल से की होंगी, तो उसमें भारत भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है, ईरान के साथ मिलकर अमेरिका का एक कुलीग हो सकता है। क्योंकि यहाँ हमें ये भी याद रखना होगा कि हमने एक ट्रीटी की है, संधि की है, जिसमें हमने अपनी ज़मीन देने की, अपने अड्डे देने की, फौजी अड्डे देने की बातें की गई हैं हमारे द्वारा अमेरिका को, और अमेरिका हमको देगा। तो उस तरह का कोलिशन अगर हो चुका है, क्वाड कोर भी हमारे अज़्म में अभी मौजूद है, यानी कि क्वाड कोर का एक्टिवेशन कहाँ से शुरू हो सकता है, तो मुझे उस पर भी मैं बात करूँगा। आज हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, चूँकि हालांकि इतना ज़्यादा मटेरियल है कि उसको इतने लफ्ज़ों में समेटना शायद मुश्किल नहीं होगा। एक एक टॉपिक पर एक एक एपिसोड की ज़रूरत है, मगर फिर भी कोशिश करते हैं जितना हम निपटा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान, मान लिया, अब हम वापस आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में 1 मई को अमेरिका यहाँ से विड्रॉ नहीं करता, तो ये तय है कि रशिया और चाइना के हथियारों की मदद से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से यहाँ तालिबान भारी अटैक करने की कोशिश करेगा, यानी अमेरिका पर हमले किए जाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि हालांकि ईरान इतनी जल्दी अमेरिका के साथ आ जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलबत्ता अगर यहाँ वार शुरू हो जाती है और एक बार फिर अफ़गानिस्तान में हमले बढ़ा देता है अमेरिका, तो पहले शायद जिनके साथ संधि की जा चुके हैं उनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें भी एक अच्छी जगह देखी जाएगी, वो जगह खूबसूरत भी हो सकती है। बिटवीन द लाइन आप पढ़ना जानते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि अगर होशी बागी सिर्फ ईरानी मिसाइलों से, जिसको चाइना, रशिया या पाकिस्तान के अपने हथियार, यकीन के साथ बताता हूँ आपको कि इनको चलने भी नहीं देंगे, हमले करने तो बहुत दूर की बात है, इनको ऐसे रोक देंगे। ऐसे हथियार अगर, यानी ईरान की द्वारा समर्थित होशी बागी अमेरिका के हथियारों के खिलाफ, जो सऊदी अरब में हैं, ब्रिटेन के और अमेरिका के और इजराइल के हथियार, इनके खिलाफ अगर होशी बागी मिसाइल दागने में कामयाब हो जाते हैं और सऊदी अरब पर भारी पड़ने लगते हैं, तो ये अफ़गानी तालिबान हैं। यानी अगर इनको चाइना, रशिया और पाकिस्तान अपने हथियारों की मदद करना शुरू करेगा, तो अमेरिका का क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका नमूना इस वक्त के सऊदी अरब के हालात पर आप देख सकते हैं। सऊदी अरब को ब्रिटेन, अमेरिका के हथियार और इजराइल की खुफिया एजेंसी, उनके सैटेलाइट, उनकी सूचना एजेंसी, सब कुछ मिलकर अगर नहीं रोक पा रहे हैं और नहीं हिफाजत कर पा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर अमेरिका अपनी खुद की भी हिफाजत नहीं कर पाएगा, दूसरों की तो क्या करेगा। ये वार्निंग समझें, इशारा समझें, या इसको आप तसल्ली से लिख के नोट करके रख लें। आने वाले दिन में ये डेमोस्ट्रेशन आपको देखना पड़ सकता है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इस बात को समझाते हुए। तो दोस्तों, यहाँ तो एक वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिकन वेपन, अगर 1 मई को जो बाइडन, चूँकि वो पुराने नशे में है, उसने सब कुछ एग्जीक्यूट किया है, वो चाहता है कि किसी तरीके से साउथ चाइना सी में भी अपनी जड़ें को मजबूत कर ले, क्योंकि उस प्लान को जो बाइडन ने, मेरा मानना यह है कि काफ़ी मुद्दत तक प्लान किया है, एग्जीक्यूट किया है, बहुत सारा इन्वेस्ट किया है अपने जहन को, अपने आप को और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पर, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। उसका इस्तेमाल कैसे होगा दोस्तों? 5th और 6th जनरेशन के जिन वेपन्स की मैं बात कर चुका हूँ, अभी हम करते हैं, अब तमाम दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन जो हैं वो इतने हाई हो चुके हैं, वो इतने ज़्यादा असरकारक हो चुके हैं कि अब ये जो हथियार हैं जिनको हम जनरल कैटेगरी में मानते हैं, इनकी भी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए, यानी ज़मीन पर अपने फ़ौजियों को बढ़ाने के लिए, मगर हार जीत का फ़ैसला करने के लिए इन हथियारों की ज़रूरत नहीं है। वो नए किस्म के हथियार हैं जो कि कुछ देशों के पास हैं, कुछ के पास अभी नहीं आए हैं। अलबत्ता हमने पहले अपने कई प्रोग्राम में या मैंने अपने आर्टिकल्स में वाज़ेह किया है कि किस तरीके से जो ये शटडाउन्स, लाइट, डार्क, ये सब कुछ किया जा चुका है। एक छोटा सा मैं इस वेपन की नौइयत को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक दलील देता चलूँ, ये बता दूं कि ये वेपन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये कैसे ख़तरनाक होते हैं और कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे, आप सबके घरों में, बहुत से लोगों के घरों में ओवन होगा, जिसे माइक्रोवेव ओवन कहते हैं हम लोग। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप लोग देखते होंगे कि आप कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ रखते हैं, प्लास्टिक के गल जाने वाले बर्तन में आप रखते हैं और आप रख भी देते हैं उसमें, तो उसके बाद भी उस बर्तन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। सिर्फ आपके रखी हुई सब्जियाँ जो है वो गर्म होती हैं, यानी कि उनको उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, फोकस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का
फायर हाई इंटेंसिटी का होगा, माइक्रोवेव्स का, वो वेव्स उसी को गर्म करेंगी जिनको फोकस किया गया है, टारगेट किया गया है, उसके ऊपर या नीचे आने वाली चीज़ों को कोई नुकसान भी नहीं दिखाई देगा। ये बात आप समझ लें कि अगर इसको हम थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर ये ओवन आप पूरी दुनिया को बना सकते हैं, या फिर एक देश और दूसरे देश के बीच में रखी हुई चीज़ों को गला सकते हैं, जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जब इनको वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो ये किस कदर ख़तरनाक बन चुके होंगे। इन्हीं ब्लास्ट में आपने बहुत से स्टोरी पढ़ी होंगी, नासा की और रशिया की बहुत सारी प्राचीन स्टोरियाँ भी मौजूद हैं जिन पर यूएफओ की हम बात करते हैं कि यूएफओ अगर हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी जब वो गुजरती है तो उस शहर के, उस इलाके के बल्ब फट जाते हैं, वायर फट जाती हैं। इस तरह की कहानी आप मान लीजिएगा उस तरह की, पर उस कहानी को समझ लीजिएगा। अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जिससे आप तमाम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, किसी भी तरह की आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिना इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आप कोई भी चीज़ हाईटेक ऑपरेट नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो मतलब साफ है कि इसको उड़ाया जा सकता है और सामूहिक तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। तो ये खतरनाक हथियार जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया उस तरफ जा रही है जब परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल हम सिर्फ ज़मीनों के कब्जे पर कर सकते हैं। मगर इसमें भी हम अभी देर है या सवेर है, देखेंगे, जो भी है वटेवर। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में वार छिड़ती है तो यकीनी तौर पर जो जिस कैंप का हिस्सा है वो उसमें एक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर सपोज करो भारत और अमेरिका और यहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया जो और नाटो पूरी तरीके से एक कैंप में, जो अभी तक पूरी दुनिया का किंग माना जाता है या पूरी दुनिया की ताकत सुपर पावर माना जाता है, वो कैंप अगर खड़ा होता है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तो यकीनी तौर पर चाइना, रशिया, जिसको अभी चाइना के तौर पर आजमाया नहीं गया है, रशिया खाली आजमाया गया है, जिसने इन मित्र राष्ट्रों को, इस सुपर पावर को सीरिया में धूल शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, इनको धूल चटा दी है। तो यानी कि इनको ख़त्म कर दिया, इनके आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया है। वो धूल चटाया हुआ खाली रशिया के बलबूते पे हमने देख चुके हैं। अगर चाइना वाइना ये सब कुछ और नाम में नहीं लेना चाहूँगा, अच्छी बात नहीं लगती कि मैं तुर्की का भी नाम इसमें जोड़ दूँ, जिसके ड्रोन जो हैं, अगर मान लिया, मैं ये बात इसलिए भी जोड़ता चलूँ, जोड़ना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, अगर कहीं तुर्की सऊदी अरब को अपने ड्रोन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हौसी बागी नहीं मान रहे हैं सीज़ फायर करने के बाद को भी, अगर ऐसे में इस जाजती को देखते हुए या इस मौके को देखते हुए तुर्की अपने ड्रोन प्रोवाइड कर देता है सऊदी अरब को, तो फिर कोई फौजी मुस्लिम होकर मुस्लिमों पे जो बम नहीं चला रहे हैं, अगर ड्रोन मशीनरी अपने आप यहाँ पर काम करने बढ़ जाए तो यहाँ ये मत भूलिएगा कि अभी नागोर्नो काराबाख का नतीजा आप देख चुके हैं, वो शायद यमन में भी दोहरा दिया जाए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, बिल्कुल नहीं हो। मानवता को बचना चाहिए, मानवता की हिफाजत होनी चाहिए। मगर मैं एक्शन रिएक्शन की संभावनाओं पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो खैर वो भारी अलग देखेंगे, जो गल्फ़ का मामला है, वापस आ जाते हैं इसी इलाके में। तो मतलब कहने का ये है कि अगरचे पाकिस्तान अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ज़मीन नहीं देता, और हम तो देंगे क्योंकि हम उसके क्वाड कोर के साथी भी हैं और उसके साथ हमने बैका भी साइन किया है, और हमारे पास एक ऐसी लोकेशन जिसे हम कश्मीर कह सकते हैं कि बेहतरीन लोकेशन है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक पड़ती है, अफ़गानिस्तान भी नज़दीक पड़ता है, चाइना भी, और ईरान से कनेक्टिविटी जुड़ सकती है, चूँकि ईरान की बाद में जो है अमेरिका के इस कोलिशन में आने की संभावना है। बट ऐसे में चाइना चिढ़ने की कोशिश करेगा, जिसमें आप साउथ चाइना सी से लेकर भारत की सरहदों को गर्म होने की संभावना या भारी युद्ध में बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। तो कूटनीति और राजनीति और धर्म नीति, इन सब के बीच में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के हित क्या कहते हैं और संभावनाएं क्या कहती है। मेरा काम समझाना है, अलर्ट जारी करना है। मैं संभावनाओं पर अलर्ट जारी कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ घटनाएं घटे, मगर आने वाले दिनों की, यानी इस साल की 2021 की संभावनाएं पूरी हैं। ये कल हो जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर 2022 तक भी जाए ये नहीं मान रहा हूं। ये 2021 की, ये हो सकता है 1 मई से लेकर 2021 खत्म होने के बीच की तमाम घटनाएं मैं देख रहा हूं या कैलकुलेट कर पा रहा हूं, जो मैं फिर दुआ करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो।
दुनिया में अमन हो, शांति हो और सब लोग आपस में बैठकर इन तमाम हालात को निपटाएं तो बहुत अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा। मगर ये संभावना इसलिए नहीं लगती है कि बूढ़ा हो चला जो बाइडन शायद अपनी जवानी के दिनों में जितनी मेहनत की थी उसने कि किसी तरीके से अपने कैंप में कुछ देशों को लाए, कुछ को निकाले और कुछ अपनी बर्तरी एक सिंगल अमेरिका के तौर पर इस्टेब्लिश कर दे। वो शायद जो है वो एक सपना सा रहता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि बड़ी साफ सी मेरी पेशन गोई पुरानी भी है और अब भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिस बात पे हम छोड़ चले थे उसको पकड़ लेते हैं। चाइना, रशिया, तुर्की डॉलर पर भारी प्रहार कर रहे हैं। अपने यहाँ पर जो डॉलर वो ले रहे हैं लोगों को सामान देने के बदले, यूरोपियन यूनियन को और दूसरों को जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट की तादाद उनकी बढ़ी है, उसके बदले जो इनके पास चाइना के पास डॉलर आ रहा है उसको वो डंप कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पे करने के लिए भारी पड़े और यहाँ अमेरिका का भारी कारोबारी नुकसान हो। अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर दो धड़े पूरी तरह से बन चुके हैं। स्टेट वाइज जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर नज़र आ रही है। ये गृह युद्ध की भविष्यवाणी जब मैं किया करता था, एक भविष्यवाणी आप लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मैंने जो कैलकुलेशन किया करता था तो कई लोग मेरे सोशल मीडिया के पेज पर आते थे, वो कमेंट भी करते, अच्छा अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा वो हो सकता है। इजराइल को भी इसी तरह बड़ी बड़ी बातें की जाती। वो तमाम लोग अगर जिंदा हों फिलहाल तो वो देखें जाके और अभी समझें इन बातों को, अपने कमेंट को या तो हटा ले या वहाँ जाके माफ़ी मांगे। तो यहाँ ये सब हो रहा है, बंदूकें निकल रही हैं, 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को वहाँ की पुलिस मार रही है, लोग सड़कों पर हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, गृह जैसी स्थिति है। और फिर बोल रहा हूँ 50 टुकड़ों में टूटेगा अमेरिका, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये एक पत्रकार को कहनी नहीं चाहिए, मगर तुम लोगों की समझ में यही भाषा आती है तो समझा देता हूँ, सुन लो, याद रखना ये बात। ये बहुत लंबी बात नहीं है, 2025-30 के पहले पहले अमेरिका टूटकर बिखर जाएगा, मेरा पूरा कैलकुलेशन कहता है। क्योंकि जिस रूट पर इस वक्त रशिया जा रहा है, चाइना जा रहा है और जिनको अपने कॉलिशन में लेके आ रहे हैं, ये 28 से 35% अर्थव्यवस्था को कवर कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कवर कर रहा है। और अमेरिका के पास मात्र जो है 8 से 13% ये हिस्सा बचता है कारोबार का। यानी कि अगर ये 28 से 35% कारोबार में से 50% भी ये लोकल करेंसी में करते हैं और 50% डॉलर में करते हैं, और वो 50% डॉलर को वापस अमेरिका के खिलाफ जो है डंप कर देते हैं। डंपिंग की स्थिति पर अलग से एपिसोड बनाएंगे। तो ये अमेरिका को तोड़ने के लिए, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी नीतियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर जो आप BRI की स्थिति आप देख रहे हैं, BRI की स्थिति फिलहाल ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो लोकल करेंसी में चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं। दूसरी बात, डिजिटल युआन को चलन में लाना शुरू कर दिया गया है और रशिया चाहता है कि किसी तरीके से डॉलर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि डॉलर को ख़त्म किए बगैर जो एक नेटवर्क है, एक जाल बना हुआ है पूरा, वो तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब मुझे लग रहा है कि अब डॉलर के दिन थोड़े रह गए हैं और आपने खैर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता था, बीच में रोक लेता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि अब डॉलर के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। हाँ, यहाँ एशियन बाज़ारों में अमेरिकन के अलावा यूरोप और एशिया को मिलाकर अफ्रीका की तरफ जो अब अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, यहाँ जो अभी अफ्रीका के अंदर आतंकवाद है इसको ख़ात्मे की तरफ किया जाएगा। अफ़गानिस्तान को टारगेट चाइना और रशिया क्यों करना चाहते हैं? चाइना के अलग कारण है, रशिया के अलग कारण है। ये अपने ही इलाके में एंट्री करने का, CPEC से जुड़ने का और फिर यहीं के रास्ते अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का, अपनी पहुंच को आगे बढ़ाने का और अपने दायरे को आगे बढ़ाने का। ये बात रशिया जानता है कि वापस रिवाइज तुर्की के बगैर नहीं कर सकता। वो कैंप उसने तुर्की के साथ बनाया है, चीन उसका भाई है, वो अलग बात है। मगर आप देख रहे हैं कि रशिया और तुर्की किस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक बात और आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी रद्दोबदल के हैं, क्योंकि कोविड-19 इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करना चाहता है। कोविड-19 के 2 प्लेयर हो चुके हैं। एक प्लेयर है वन वर्ल्ड जो यहाँ तक लेके आया था, जो सब डिजिटल ID, डिजिटल पासपोर्ट्स आप लोगों के सब बन जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति कारोबार नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास कोई डिजिटल प्रमाण नहीं होगा इस बात का। मगर दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर जिस तरह की बहस चल रही है वो आपको सामने होगी। यानी कि कुछ
कुछ देश जो रशिया के और चाइना के कैंप में हैं वो रशियन और चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इनके कैंप में नहीं है वो अमेरिकन बिल गेट्स और दूसरी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये अलग अलग लोग डिजिटल पासपोर्ट्स बनाएंगे जिनमें इनकी इंफॉर्मेशन कनेक्ट होंगी। फिर शायद ये वार इस तरीके से हो सकता है कि जिनके पास रशियन चाइनीज़ जो वैक्सीन लगी है उनकी आइडेंटिटी है तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, और अमेरिका यूरोपियन यूनियन की बनी हुई वैक्सीन की जो एक आइडेंटिटी है उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो डिजिटल आइडेंटिटी के बाद डिजिटल एक इस तरह का वार भी आने वाले दिनों में हो सकता है, हम हो सकता है हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को या उनको इस तरह की एक चीज़ों का सामना करना पड़े कि सब कुछ इंसान कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहे हों, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। शायद इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो इसलिए बहुत बातें अधूरी रह गई हैं, बहुत जानकारियाँ अधूरी रह गई है। फ़िलहाल स्थिति मुझे जो नज़र आ रही है लबो लबाब एंड करता चलूँ वो ये कि अगर अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ती है, अगर छिड़ती है तो इसका मतलब होगा इसकी लपेट में पाकिस्तान, भारत, चाइना, साउथ चाइना सी, दक्षिण कोरिया, ये पूरा इलाका धीरे धीरे करके लपेट में आ सकता है और ये एक ख़तरनाक रुख हो सकता है। अलबत्ता अफ़गानिस्तान में अमेरिका फ़तेह कर लेगा ये मुमकिन नहीं है, यहाँ से निकल जाए ये जो बाइडेन की इच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बहुत से देश अभी जिसके कैंप में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं उन कैंपों में से बदलते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ देश गलतफहमी के शिकार हैं, उनकी गलतफहमियाँ दूर होती हुई नज़र आएगी। कुछ देश जो है अपनी धूर्तता के ज़रिए शायद सब कुछ हासिल करने में जुटे हुए हैं और बहुत कुछ हासिल कर भी लेंगे। तो कुल मिला के बिटवीन द लाइन जो कुछ कहा है साथ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बाकी जानकारी अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझ पर उधार रही। एक एक पर एक एक एपिसोड करेंगे। बहुत कुछ बदल रहा है, जो आपको दूसरा जो मीडिया आप देखते हो वो बता रहा है वो सपनों की बातें हैं। आपने मेरे पेज पर जाकर हमेशा पढ़ी होगी, मैंने आज से 10 साल, 8 साल, 5 साल पहले जो कुछ लिखा है उसमें से 1 हरफ आज नहीं मिटा सकते, तो आज की कही हुई बात को कल कैसे मिटाओगे ये सोचना आपका काम है। एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों जब भी जाया करो 4 टीवी क्लब की तरफ से वो बात याद रखें, उसकी मेंबरशिप हासिल करें। और मेंबरशिप ये है कि आप जिस होटल में खाना खाने जाएं उसमें कम से कम आप जो है एक इंसान के खाने के पैसे छोड़ दें और उसको समझाएं कि जो ज़रूरतमंद हो, जिसकी जेब में पैसे ना हो और वो इंसान भीख ना मांगता हो, ऐसे बुज़ुर्गों या ज़रूरतमंदों को वो खाना खिलाएं। तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, 4 टीवी क्लब आपका एहसानमंद रहेगा। और मेरे पेज पर अगर इसका सबूत भी आप डालें तो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, लोग तादाद बढ़ेगा, देश भर में काम चलेगा, लोग आपको दुआएं देंगे। फिलहाल इजाज़त दे दीजिए, खुदा हाफिज़।